दो भाई बहन होते हैं, वो पैसे कमाने के चक्कर में कहीं दूसरी जगह जाकर नौकरी करने लग जाते हैं। दोस्तों, जो उसका भाई था वो एक कंपनी में काम करने लग जाता है। और दोस्तों, जो बहन थी वो घर पर ही, उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, लेकिन दोनों भाई बहन साथ साथ रह रहे थे। दोनों के बीच बहुत अच्छा प्यार था। और जो बहन थी भाई को खाना बनाती थी, और भाई पैसे, और जो दोनों बहन भाई जो भी पैसे कमाते थे उन सारे पैसों को घर बेच देते थे। दोस्तों, लेकिन एक दिन ऐसा होता है, जो भाई होता है वो अपनी बहन की अपने दोस्त के साथ रेप करवाता है। और दोस्तों, इसके बाद उसकी हत्या करवा दी जाती है। बहन बहुत गिड़गिड़ाती है। बहन ने सोचा भी नहीं था कि एक भाई इतना प्यार करने वाला जो आदमी मेरे साथ इस तरह की घटना को अंजाम देगा। और दोस्तों, इसके बाद उसके दोस्त के द्वारा वो हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको जो देखने को मिलेगा उसके बारे में आप इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि इस कहानी सुनने के बाद आप बहुत कुछ मिलने वाला है। आगे इस कहानी में सारी बात बताई जाएगी कि आखिर उसकी हत्या क्यों करवाई, हत्या किसने की, सारी कहानी के बारे में हम इसको पूरा बताने वाले हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है दिल्ली से सटा हुआ एक गुरुग्राम नामक जगह की है। दोस्तों, वहाँ पर एक ईंट का भट्टा होता है। वहाँ सुबह मजदूर काम करने के लिए आते हैं। तो जैसे ही ईंट के भट्टे की तरफ जाते हैं, वहाँ ईंटें लगी हुई होती हैं। ईंटों में एक लड़की की लाश दबी हुई मिली थी। दोस्तों, जैसे ही वो देखते हैं कि लड़की उसके अंदर दबी हुई है, ईंटों को हटाया जाता है, देखा जाता है तो उस लड़की की मौत हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों, उसके शरीर पर नीचे वाले कपड़े नहीं थे। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस लड़की के साथ कुछ गलत भी हुआ है। दोस्तों, इसके बाद तुरंत वहाँ सारे मजदूर एकत्रित हो जाते हैं और तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन को फ़ोन करते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस आने के बाद सारी तहकीकात करती है, उसके फ़ोटो लिए जाते हैं और अब उसकी लाश को थाने में भिजवा दिया जाता है। दोस्तों, थाने में भिजवाने के बाद अब जैसे ही पुलिस अपने काम में लग जाती है और उस लड़की के फ़ोटो को लिए हुए चारों तरफ जानकारी करती है, और उसके बाद नज़दीकी जो भी पुलिस स्टेशन होते हैं उन्हें जानकारी करती है कि आखिर किसी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद पता चलता है कि 12 दिसंबर को एक महिला के द्वारा एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तुरंत दोस्तों उस महिला को बुलाया जाता है और उस महिला को उस लाश के बारे में बताया जाता है। जैसे ही महिला आती है, लाश को देखती है और कहती है कि ये तो सुशीला है। दोस्तों, इसके बाद वो महिला फूट फूट कर रोने लग जाती है। दोस्तों, इसके बाद अब पुलिस पूछती है कि आखिर ये कौन है, तो कहती है कि ये मेरी ननद है और इसका भाई भी मेरे साथ यहीं पर रहता है। ये कुछ दिन पहले ही अभी गांव से आई है। इनके घर में कुछ विवाद चल रहा था, इसलिए इसे गांव भेज दिया गया था, इसे एटा भेज दिया गया था और वहाँ से 2-3 दिन के बाद ये वापस अब लौट कर आई थी। और दोस्तों, अब आखिर पूछती है कि इनके बीच विवाद क्यों था, तो महिला बताती है कि इन दोनों के बीच, क्योंकि ये लड़की है सुशीला, वो किसी मुसलमान लड़के से प्यार करती थी, इसी वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे करते थे और इसी चीज़ से गुस्सा होकर, नाराज़ होकर इसके भाई ने इसे गाँव भेज दिया था। दोस्तों, इसके बाद तुरंत अब पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करती है जिससे वो लड़की प्यार करती है। उसे बुलाया जाता है, उसे पूछा जाता है कि आखिर तुमने इस लड़की के साथ इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया,
दोस्तों लड़का मना कर देता है कि साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इस लड़की से मैं प्यार करता था और इससे शादी करना चाहता था। ये लड़की भी यही चाहती थी कि मैं भी इससे शादी करूं, और मैंने ना तो इससे के साथ कुछ गलत किया है, ना ही मैंने इसकी हत्या की है। दोस्तों इसके बाद कहता है कि पुलिस पूछती है कि आखिर कहानी क्या है, तो वो कहता है कि इसका भाई इस रिश्ते को नहीं मानता था। वो कहता था कि लड़का मुसलमान है और तू हिंदू है, मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता हूँ। दोस्तों इसके बाद तुरंत अब पुलिस उसके भाई रविंद्र को गिरफ्तार कर लेती है, और रविंद्र को लाकर अब उसे पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपनी बहन के साथ गलत काम भी किया और उसकी हत्या भी कर दी। दोस्तों पहले तो रविंद्र इधर उधर पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, मना करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो टूट जाता है और टूटने के बाद सारी कहानी बता देता है। रविंद्र बताता है कि मुझे जब मैं गांव से आया था उसके बाद मुझे नवंबर में पता चलता है कि मेरी बहन का रिश्ता एक मुसलमान लड़की के साथ है। मैंने सुशीला को समझाने की कोशिश की कि मैं रिश्ते को नहीं मानता हूँ और मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, लेकिन दोस्तों जो सुशीला है वो इस बात के लिए एग्री नहीं थी। उसने एक ही बात लगा रखी थी कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ इससे ही करूँगी, नहीं तो शादी नहीं करूँगी। दोस्तों इसके बाद जब ज़्यादा जिद हो जाती है और ज़्यादा अड़ जाती है तो गुस्से में आकर इसे गांव भेज दिया जाता है, यानी कि एटा भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर जो सुशीला है मात्र 3 दिन रुकती है। 1 दिसंबर को उसे भेजा जाता है, वो वापस 3 दिसंबर को वापस चली जाती है। जैसे ही वापस आती है तो रविंद्र बड़ा गुस्सा होता है, उस पर चिल्लाता है, डांटता है, फटकारता है, और दोस्तों उसे कहता है कि तुम इससे बात करना छोड़ दो, मैं इससे तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। अब सुशीला कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, अगर मुझे मरना पड़े लेकिन मैं शादी तो उसी से करूँगी। दोस्तों इसके बाद रविंद्र सोच लेता है कि आखिर ये नहीं मानती है, और दोस्तों 9 दिसंबर को अपने दोस्त पुष्पेंद्र को फ़ोन करता है। उससे कहता है कि मेरी एक बहन है जो एक मुसलमान लड़के से बात करती है, उससे शादी करना चाहती है, कोई ऐसा रास्ता बताओ कि वो शादी भी नहीं हो और किसी को मालूम नहीं चले। दोस्त उसके बाद जो पुष्पेंद्र होता है वो रविंद्र से कहता है कि ऐसा करो, मैं तुम्हारी बहन को ख़त्म कर दूंगा, तुम मेरी बात मान लो और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा आरोप लगेगा। दोस्तों इसके बाद अब रविंद्र पुष्पेंद्र की बातों में आ जाता है, और रविंद्र 12 नवंबर को सुशीला को फ़ोन करता है पुष्पेंद्र, और दोस्तों कहता है कि मैं तुम्हारी शादी उस मुसलमान लड़के से करवा दूंगा, मैं तुम्हारे भाई को भी मना लूँगा। अब तुम ऐसा करो, मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलो। दोस्तों इसके बाद जो सुशीला है जैसे ही शादी की बात सुनती है, वो जानती थी पहले ही कि ये रविंद्र का दोस्त है। अब दोस्तों उसके फ़ोन के मुताबिक उसके पास चली जाती है। सुशीला को पुष्पेंद्र अपनी बाइक पर बैठाता है और वहाँ से काफ़ी दूर जंगलों में ले जाता है। एक ईंट का भट्टा होता है, उसके नज़दीक ले जाता है, और वहाँ ले जाकर पहले तो उसके सिर में 2-3 ईंट मारता है जिससे वो घायल हो जाती है। और दोस्तों इसके बाद अब पुष्पेंद्र की नीयत खराब हो जाती है, और दोस्तों इसके बाद साथ अब वो सुशीला के साथ गलत काम करता है। जैसे ही गलत काम करता है इसके बाद ईंट उठाता है और उससे ईंट उसके सर में मार मार कर उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद अब सीधा वो रविंद्र को फ़ोन करता है कि मैंने आधा काम कर दिया है, तुम जल्दी तुरंत आओ और इसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं। दोस्त इसके बाद जैसे वो लाश को ठिकाने लगाते हैं तो उससे पहले रविंद्र पुष्पेंद्र से पूछता है कि इसके कपड़े कहाँ हैं। तो पुष्पेंद्र कहता है कि कपड़े मैंने खींचते समय ये कपड़े उतर चुके थे और तुम्हें अब इन बातों से कोई मतलब नहीं है, कपड़ों पर ध्यान ना दें और आपका काम अब ये है कि इस लाश को ठिकाने लगाया जाए। दोस्तों इस बात उन बातों पर ध्यान ना देकर रविंद्र और पुष्पेंद्र दोनों वहीं पर ईंटों के तले उस लाश को दबा देते हैं। दोस्तों इसके बाद सारी कहानी रविंद्र बता देता है। इसके बाद पुलिस
पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है, रविंद्र को गिरफ्तार कर लेती है और इन दोनों को जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं, हमारा उद्देश्य है आप सचेत रहें, जागरूक हैं। ऐसी कहानी, ऐसी घटनाओं से सुनकर आपको कुछ सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। जब ये हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।